हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिशन के बारे में पढ़ चुके थे। हमें पता चला था कि किस तरीके से एक यूरेनियम फिशन के बारे में पढ़ा था हमने, यानी कि नाभिकीय विखंडन के बारे में, जिसमें अपने को पता चला था कि एक नाभिक न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी हो, किस रेंज में हो, वो विखंडन शो करेंगे। तो ये तो अभी तक हम ग्राफ पता नहीं कितनी बार बना चुके हैं। बिल्कुल अजीब सा ग्राफ बना है, पर एडजस्ट कर लेना क्योंकि हम ग्राफ अच्छे से समझ चुके हैं। इस तरीके का ग्राफ है, मतलब इतनी ज्यादा स्लाइटली चेंज आता है। तो इस स्लाइड को हम कर सकते हैं। इस तरीके का हो तो ऐसे एलिमेंट जो कहाँ पे हो, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू घटती हो, जैसे कि यूरेनियम 235 का एग्जांपल लेते हैं, 92 235। तो यहाँ के एलिमेंट जो होते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम मतलब स्टेबिलिटी कम। अब बाइंडिंग एनर्जी से कैसे रिलेशन हुआ, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम या वो एनर्जी जो हम न्यूक्लियस को देते हैं, उसके बाहर से हम दी जाने वाली ऊर्जा, जिससे हम नाभिक के अंदर से न्यूक्लियॉन्स को अलग कर सके। हाँ, एक पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी भी आती है जो एक न्यूक्लियॉन को अलग करने के लिए दी जाती है। और अगर हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें, मतलब कितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को अलग करना है, उस केस में जो बाइंडिंग एनर्जी, उस केस में जो एनर्जी हम बाहर से देते हैं उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और ये जो एनर्जी होती है ये इक्विवेलेंट होती है तो मास डिफेक्ट के, यानी कि जितना की मास में लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास एंड एनर्जी बोथ आर कन्वर्टिबल। अगर बोथ आर कन्वर्टिबल तो मतलब जितना मास में लॉस हुआ है उतनी ही एनर्जी अगर हम दे दें उसी अमाउंट की, तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो Z प्रोटॉन्स और A-Z न्यूट्रॉन्स को साथ साथ लेके आए थे एक न्यूक्लियस बनाने के लिए, उनको अगर हम इतनी डेल्टा M AMU के जितनी एनर्जी दे दें, यानी कि जितना मास के अंदर लॉस हुआ उतनी एनर्जी दे दें, तो वापस हम न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग कर सकते हैं। एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ ये, ऐसा पूछा नहीं जाता लेकिन देखा जाए तो रिवर्सिबल जैसे है कि बाइंडिंग एनर्जी का काम क्या है, इनको अलग अलग करना, और न्यूक्लियर फोर्सेस का काम क्या है, इनको बांध के रखना। ठीक है, तो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू घटेगी वो क्या करेंगे, या जिनका मास नंबर ज्यादा होगा उनके अंदर क्या होगा, मास नंबर ज्यादा, यानी कि इसके अंदर दो कंसेप्ट आते हैं जो मैं आपको सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी बता चुकी हूँ कि इन एलिमेंट्स के लिए या इन न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ती क्या है। तो सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम दो एनर्जी निकाली थी, एक ई सिमेट्रिक और ई कूलम्ब एनर्जी। तो सिमेट्रिक एनर्जी से आपको पता है कि उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं तो वो भी एक अनस्टेबिलिटी की कंडीशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि यूरेनियम 92 235। तो इसमें आपको पता है कितने प्रोटॉन्स हुए, 92, और न्यूट्रॉन्स कितने, 143। अगर इतने न्यूट्रॉन्स हैं मतलब प्रोटॉन्स की कंपैरिजन में ज्यादा है, इसी कारण इनकी बाइंडिंग एनर्जी घटती है। और दूसरा, इतने हाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कूलम्ब फोर्स ऐसे काम करता है, 92 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इतने कम स्पेस में एक साथ रहेंगे तो ऑब्वियस है रिपल्शन फोर्स तो होगा ही होगा। और उसी रिपल्शन फोर्स के कारण ही क्या होता है, न्यूक्लियाई अस्टेबल होते हैं और वो टूट के स्टेबल वाले न्यूक्लियाई के अंदर बदलना शुरू होते हैं। और सेम अगर हम देखें कि कौन से नाभिक जुड़ते हैं, तो ये वाले नाभिक जो होते हैं, यहाँ पे दो छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़ा नाभिक बनाता है, और यहाँ पे एक बड़ा नाभिक टूट के दो छोटे नाभिक बनाता है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे भी एडजेसेंट न्यूक्लियाई से, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी या नेबरिंग न्यूक्लियाई को बोलते हैं एडजेसेंट। तो एडजेसेंट न्यूक्लियाई से इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कुछ कम आती है, तो बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए या स्टेबिलिटी लेने के लिए ये आपस में जुड़ना पसंद करते हैं और ये वाले नाभिक टूटना पसंद करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को एक बार क्विकली मैंने रिवीजन में लिया। अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। मैं न्यूक्लियर फिशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में मैं आपको बता
चुकी हूँ कि क्या आता है। मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि आपके पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो आएगा वो भी दो तरीके से आएगा। कैसे आएगा? एक तो मैंने आपको बोला था कि वो नाभिक के स्ट्रक्चर को बताने के लिए आएगा। एक बार लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे चलते हैं। तो देखो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से अपने को क्या पता चला था, मैंने आपको पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक बार करवा चुकी हूँ। मैंने कहा था कि ये नाभिक की शेप कैसी है, न्यूक्लियस की शेप, उसके लिए हमारे पास दो मॉडल आते हैं। फर्स्ट मॉडल तो आया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेकंड आया था शेल मॉडल। ये आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको करवाए नहीं है। ये सब मास्टर्स में आते हैं, एमएससी फाइनल में आएंगे आपके पास, प्रीवियस में भी नहीं, फाइनल में आएगी न्यूक्लियर फिजिक्स। वहाँ पे आपको ये सारे मॉडल्स करने पड़ेंगे। वहाँ पे शेल मॉडल भी करना पड़ता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी होता है आपके सिलेबस में। तो अभी के लिए पेपर में नहीं आया होता, इसीलिए मैंने आपको करवाया नहीं और सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल मैंने आपको बताया था। लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या था कि क्या किया था, नाभिक की शेप बतानी थी कि शेप कैसा है। देखो अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने ये बता दिया था कि किसी भी एटम में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में सेंटर्ड होगा, प्लस उसका मास भी उसके सेंटर में सेंटर्ड होगा, है ना। किसी नाभिक के केंद्र में केंद्रित ही उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और द्रव्यमान होता है। ये लाइन आप पता नहीं कितनी बार सुन चुके होगे या पढ़ चुके होगे। तो मतलब हमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस तो पता चल गई थी कि किसी एटम के अंदर, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने ये चीज तो बता दी कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा, फिर ऑर्बिट्स होंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन ये नहीं पता चल पाया था कि शेप कैसे होगी। हालांकि हम निकाल चुके हैं, आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट क्यू निकाला था, जिसकी वैल्यू आपने क्या निकाली थी, E/3Z² - R², यही चीज निकाली थी, हाँ यही था। तो वहां से अपने को ये तो पता चला था कि अगर उसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो डिस्टर्ब होगा तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लेकिन इनिशियल स्ट्रक्चर कैसी है वो अपने को पता करने के लिए अपने पास ये दो मॉडल आए थे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल को एक बार देखते हैं ताकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पे नाभिकीय विखंडन को पढ़ सको, ठीक है। इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन की व्याख्या। तो पेपर में आ सकता है छोटे क्वेश्चन में आपके पास, इसको बोहर या व्हीलर एक्सपेरिमेंट भी बोला जा सकता है। इसका दूसरा नाम भी है, वो है बोहर एंड व्हीलर एक्सपेरिमेंट। बोहर एंड व्हीलर दोनों साइंटिस्ट के नाम है, उनके बेस पे इसका नाम रखा है। इन्हीं दोनों ने नाभिकीय विखंडन की व्याख्या की थी लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पे। तो एक बार लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखो न्यूक्लियस की शेप सर्कुलर स्फेरिकल है, ये किस तरीके से देखी गई, वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने हमें बेसिक असम्पशंस दिए। लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने पता है क्या किया था, अपने को दो चीजें बताई थी। पहली कि जिस तरीके से कोई लिक्विड ड्रॉप है, पानी ले लो, पानी की जो डेंसिटी या रो है वो किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, है ना। कैसे वॉल्यूम पे नहीं करती, कितनी भी अमाउंट ऑफ ले लो आप, कितना सा भी पानी ले लो, कितने भी बड़े बर्तन में ले लो, कितने भी छोटे बर्तन में ले लो। जैसे कि अपने फॉर एग्जांपल देखते हैं, कोई लिक्विड है हमारे पास, जैसे मिल्क, ठीक है, वो भी मिल्क छोड़ो, आप पानी ले लो, ठीक है। पानी की डेंसिटी मान लो मुझे पानी की डेंसिटी नहीं ध्यान, मान लो कि 1 kg/m³ है, ठीक है, मास डेंसिटी मैंने बोली, या 1 g/m³ ले लेते हैं, ठीक है। अगर इतनी उसकी डेंसिटी है या 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब पानी को चाहे आप ऐसे बर्तन में डाल दो, चाहे किसी स्फेरिकल बर्तन में डाल दो, चाहे किसी भी बड़े बर्तन में डाल दो, उसकी डेंसिटी तो हर एक बर्तन में सेम रहेगी। मतलब डेंसिटी किस पे, या कितनी भी अमाउंट डालो, यहाँ पे 2 लीटर डाल लो, यहाँ पे 3 डाल लो, यहाँ पे 1 लीटर डाल लो या आधा लीटर डाल दो, तो मतलब जितनी भी क्वांटिटी डाली है उसके ऊपर पानी की डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पानी की डेंसिटी सपोज एक 10 kg/m³ है, तो वो हर एक बर्तन में हर एक जगह पे उतनी ही रहेगी, है ना। तो उस बेसिस पे लिया गया। और न्यूक्लियस की डेंसिटी मैं आपको निकलवा चुकी हूँ, रो की एक अच्छी खासी वैल्यू मैंने आपको निकाली थी, जो कि 10⁻17 की टर्म्स में आई थी। आई थिंक यहाँ पे मीटर की क्यूब, या मुझे यूनिट नहीं ध्यान आ रही अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको कल बताऊंगी। तो रो की एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको दिखाई थी निकाल के।
तो रो की वैल्यू भी क्या है, मास नंबर ए पे डिपेंड नहीं कर रही थी। वहां पे आपने देखी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखना जहाँ पे मैंने आपको डेंसिटी रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई करवाया और मैंने ये रिलेशन भी वहाँ पे प्रूफ करवाया था, R इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई जब मैंने करवाया था ना, तब मैंने आपको डेंसिटी नहीं करवाया था। तो लिक्विड रो मॉडल से देखो नाभिक की बूंद का पानी से नाभिक की पानी की एक बूंद या किसी भी लिक्विड की ड्रॉप से कंपैरिजन किया गया था कि जिस तरीके से किसी लिक्विड की डेंसिटी उसके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, उसी तरीके से नाभिक का जो डेंसिटी है वो उसके मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। तो पहली सिमिलरिटी आई थी जिस बेस पे बोला था कि जैसी पानी की एक बूंद होती है स्फेरिकल शेप, उसी तरीके का एक नाभिक की शेप होगी, ठीक है, ये माना जाता है। और दूसरी चीज मानी गई थी जो मैंने आपको याद होगा, मैंने असिमेट्रिक में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, और इन न्यूक्लियॉन्स के कारण क्या है, इनके कारण या जो सरफेस वाले न्यूक्लियॉन्स है वो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू को घटाते हैं क्योंकि उनको टोटल 3 डायरेक्शन से फोर्स मिल रहा होता है। जो अंदर पड़ा हुआ उसको 4 डायरेक्शन से फोर्स मिलता है, तो नेट फोर्स 0 होता है जिसके कारण स्टेबिलिटी मिलती है अंदर वाले न्यूक्लियाई को। लेकिन जो ये वाले न्यूक्लियाई होते हैं सरफेस वाले, ये बाइंडिंग एनर्जी को घटाते हैं, मैं सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला में बता चुकी हूँ। तो दूसरी जो सिमिलरिटी देखी गई थी वो ये देखी गई थी कि जिस तरीके से लिक्विड की ड्रॉप जो होती है उसके अंदर क्या काम करती है, सरफेस टेंशन, आपको पता है ना, उसको हमेशा के हमेशा एक स्फेरिकल मतलब पानी की बूंद सरफेस टेंशन के कारण ही गोल होके रहती है ना, जैसे ड्रॉप गिरेगी वो गोल गिरेगी। कभी भी आपने चौरस या फिर किसी अदर शेप की ड्रॉप गिरते हुए नहीं देखा, सरफेस टेंशन के कारण ये होता है ना। तो दूसरी सिमिलरिटी ये देखी गई थी, उसी तरीके से न्यूक्लियर के अंदर एक न्यूक्लियर सरफेस टेंशन यानी कि ये नाभिक सरफेस टेंशन की तरह एक्ट करते हैं। न्यूक्लियर सरफेस टेंशन प्लस पोटेंशियल बैरियर छोड़ो, न्यूक्लियर फोर्सेस लिखते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, आपको इसके बारे में अच्छे से पता है। न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं जिसके कारण नाभिक की शेप भी स्फेरिकल ही रहती है। तो ये सिमिलरिटी देखी गई थी, उसी के बेस पे बोहर और व्हीलर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट दिया, लिक्विड ड्रॉप के मॉडल के आधार पर किस तरीके से नाभिक विखंडित होते हैं। वापस से देखते हैं दो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के हिसाब से इनकी मतलब सिमिलरिटीज क्या है लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। नाभिक और पानी की एक बूंद की सिमिलरिटी क्या है कि दोनों की डेंसिटी वॉल्यूम पे, जैसे इसकी डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, उसी तरीके से नाभिक की डेंसिटी मास नंबर ए पे डिपेंड नहीं करती। जैसे एक लिक्विड की बूंद, जो पानी की जो बूंद है वो स्फेरिकल रहने का काम होता है, सरफेस टेंशन उसको स्फेरिकल शेप में लाती है, उसी तरीके से नाभिक जो होता है वो स्फेरिकल शेप में रहेगा। उसका रीजन ये होता है कि उसके बाहर वाले एटम बिल्कुल उसी तरीके से न्यूक्लियॉन्स बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे पानी की एक बूंद, जैसे वेसल के अंदर ये ऊपर वाले जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ खिंचे रहते हैं, सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। तो उसी तरीके से नाभिक के अंदर न्यूक्लियर सरफेस टेंशन, उसको नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे सरफेस टेंशन होता है तो न्यूक्लियर के लिए स्पेसिफिकली न्यूक्लियर सरफेस टेंशन या न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं, जिसको हमेशा स्फेरिकल स्ट्रक्चर में लेके आते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पे नाभिक का विखंडन। तो बोहर एंड व्हीलर मॉडल लिख देती हूँ। बोहर एंड व्हीलर मॉडल अपने को क्या बताता है, पहले तो आप ये शेप्स देखो, ये लिक्विड की एक शेप, ठीक है, पानी की एक बूंद स्फेरिकल, जैसे इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ये क्या हो जाएगी, इलिप्टिकल। मैंने इलिप्स लिख दिया, ठीक है। अब जैसे इस इलिप्टिकल शेप के ऊपर एक बार वापस से बनाती हूँ मैं, इधर पूरा नहीं आएगा, थोड़ी कम स्पेस होगी। देखो स्फेरिकल ड्रॉप, फोर्स लगा, दीर्घवृत्त बना, ठीक है, ये दीर्घवृत्त है। अब इस दीर्घवृत्त से क्या बने, डंबल बने। एक मिनट, ये शेप ढंग से बन नहीं रही है। एक मिनट मैं आपको एक शेप बना के एक बार फिर
दिखाती हूँ। तो देखो मैंने शेप्स बना दी, वहाँ पे बन नहीं रही थी तो मैंने एक बार इसको पॉज करके शेप्स बनाई हैं। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे, जिस तरीके से बोर और विलर ने लिक्विड रो मॉडल को अपना बेसिस माना, तो उन्होंने मान लिया कि जैसे एक पानी की एक बड़ी बूंद को हम छोटी 2 बूंद में कन्वर्ट करेंगे ना, उसी तरीके से नाभिक का भी तो यही काम है ना, एक बड़ा नाभिक 2 छोटे नाभिक के अंदर टूट जाता है। जैसे अभी तक हम न्यूक्लियर फिजन देख रहे हैं, जैसे यूरेनियम किसमें टूटा, बेरियम और क्रिप्टोन में, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे दिखाना है। लिक्विड की एक बड़ी ड्रॉप जैसे 2 छोटी छोटी ड्रॉप्स में टूटेंगी, उसी तरीके से बोर और विलर के हिसाब से एक बड़ा यूरेनियम 2 छोटे नाभिक यानी कि बेरियम और क्रिप्टोन के अंदर टूटेगा, यानी कि एक हैवियर न्यूक्लियाई 2 छोटे न्यूक्लियाई में टूटेगा। कैसे टूटेगा वो देखते हैं। उन्होंने क्या देखा कि अपने बेसिक, तो अपने को लिक्विड रो मॉडल से ये तो समझ आ जाएगा कि जैसे पानी की एक बूंद स्फेरिकल शेप की होती है, उसी तरीके से नाभिक भी स्फेरिकल शेप का होगा। तो ये इनिशियली क्या है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया, स्फेरिकल है, ठीक है। अब लिक्विड की ड्रॉप पे जैसे ही हम कोई डिफॉर्म्ड फोर्स लगाएंगे, इसको बोला डिफॉर्म्ड फोर्स का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है डिफॉर्म्ड फोर्स, यानी कि किसी की डिफॉर्म मतलब डिस्टॉर्शन क्रिएट करना, डिस्टॉर्शन मतलब विकृति लाना, इसको हिंदी में बोला जाता है विरूपक बल, ठीक है। तो विरूपक बल का काम क्या है, शेप के अंदर चेंज करना। आप इतना देखो, शेप चेंज, ठीक है। तो पहले लिक्विड ड्रॉप को देखते हैं। जैसे एक लिक्विड की ड्रॉप स्फेरिकल शेप इनिशियली जैसी सरफेस टेंशन के कारण होनी चाहिए, अब उसके ऊपर जैसे ही कोई विरूपक बल लगाया यानी डिफॉर्म्ड फोर्स लगाया, मैं डीएफ लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे ही डिफॉर्म्ड फोर्स लगाया, ये शेप स्फेरिकल से किस में जाएगी, इलिप्स में बदल जाएगी, यानी कि दीर्घवृत्त में बदल जाएगी। अब दीर्घवृत्त में 2 केस होंगे। इस केस में अगर डिफॉर्म्ड फोर्स इस सरफेस टेंशन की कंपैरिजन में ज्यादा हो, सरफेस टेंशन को मैंने एसटी लिख दिया, यानी कि पानी की बूंद पे जैसे ही बाहर से कोई विरूपक बल लगाया तो उसकी आकृति कहाँ जाएगी, दीर्घवृत्त की जैसी हो जाएगी, यानी इलिप्सोइडल मतलब इलिप्स जैसी शेप हो जाएगी उसकी। अब जैसे ही इस शेप में 2 केस बनेंगे, या तो डिफॉर्म्ड फोर्स सरफेस टेंशन की कंपैरिजन में ज्यादा, या ये डिफॉर्म्ड फोर्स सरफेस टेंशन की कंपैरिजन में कम हो, ठीक है। अगर ये डिफॉर्म्ड फोर्स सरफेस टेंशन की कंपैरिजन में ज्यादा है, तब तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। लेकिन अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो सरफेस टेंशन का काम क्या है, उसको किस शेप में लेके आना, स्फेरिकल शेप में लाना, है ना। बूंद को अगर गोलीय रूप में बनाई रखती है, तो उसका काम वो कौन करता है, सरफेस टेंशन करता है। तो अगर डिफॉर्म्ड फोर्स की कंपैरिजन में ये सरफेस टेंशन ज्यादा है, यानी फर्स्ट केस बनता है, तब तो क्या होगा, पानी की बूंद पे बल लगाया, इलिप्स शेप में गई, सरफेस टेंशन ज्यादा है, St इज ग्रेटर देन dF, तो वापस लिक्विड की वो बूंद वापस अपनी स्फेरिकल शेप में आ जाएगी, यानी कि पानी की बूंद इस केस में टूटेगी ही नहीं 2 छोटी छोटी ड्रॉप्स में। लेकिन अगर ये केस बन जाए, डिफॉर्म्ड फोर्स इस सरफेस की टेंशन की कंपैरिजन में ज्यादा हो, मतलब बाहर से जो बल हम बूंद को तोड़ने के लिए लगा रहे हैं, वो अगर इस पृष्ठीय तनाव की कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वो जाएगा इस डंबल्ड शेप में चला जाएगा, ठीक है। डंबल्ड शेप से वो डबल डंबल शेप में जाता है। डबल डंबल या डंबल शेप में इन दोनों में से किसी भी एक शेप में आ जाए, मतलब इस शेप से इस शेप में जाता है। अगर ऐसी शेप में आ जाए, यानी कि डंबल आकृति बोला जाता है इसको, अगर एक बार नाभिक इस डंबल आकृति में आ जाए, उसके बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि उसको वापस से उसकी इनिशियल पोजीशन में ला सके। क्यों? क्योंकि लाने का काम कौन कर रहा था, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की वैल्यू कम है, तो वो कैसे उसको लेके आएगी। अगर आप एक तरफ से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, एक तरफ से 20 का लग रहा है, ऑब्वियस है 20 वाला ज्यादा है, तो 20 वाला उसको पुश इजीली कर देगा, है ना। 10 वाले की कंपैरिजन में ज्यादा, तो 20 वाला पुश करेगा। सेम यहाँ पे अगर डिफॉर्म्ड फोर्स ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, डंबल शेप में जाएगा। डंबल से जो भी ड्रॉप है वो डबल डंबल शेप में जाएगी। अब डबल डंबल शेप में देखो कि यहाँ पे प्रोटॉन्स पड़े हैं, न्यूक्लियॉन्स पड़े हैं, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले नाभिक में वो इस स्पेस में पड़े थे। अब इतने सारे प्रोटॉन्स, जो यहाँ वाले प्रोटॉन्स और होंगे ना, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि शेप क्या होगी, नैरो होगी, है ना। शेप क्या होगी, नैरो। नैरो मतलब शेप की स्पेलिंग में आर लिख क्या, शेप क्या हो जाएगी, नैरो, यानी कि
उसकी विड्थ जो है वो घटने लगी। अब अगर स्पेस कम तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में युकावा ने आपको एक चीज दिखाई थी, अगर आपको याद हो इस तरीके का ग्राफ आया था, मैंने ग्राफ भी सही नहीं बना, एक बार वापस से देखते हैं। इस तरीके का ग्राफ आया था, है ना। तो यहाँ पे क्या था, जब 0.8 फर्मी से कम हो, जब उस केस में तो क्या मिलता था, रिपल्शन। इस केस में क्या होता था, अट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या हो जाता था, जब 2 फर्मी से ज्यादा की रेडियस पे पहुंच जाते थे तब कोई फर्क ही नहीं पड़ता था न्यूक्लियर फोर्सेस का। अब यहाँ पे देखो शेप हुई कम, यानी कि शेप हुई नैरो, मतलब डिस्टेंस कम। डिस्टेंस कम तो मतलब 0.8 से इधर वाली रेंज में आना शुरू करके 0 to 0.8 के बीच। तो इस केस में जब डिस्टेंस कम हो रही है तो मतलब क्या हुआ, नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स है यानी 2 प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और इस केस में जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है वो भी कैसी नेचर का आने लग जाता है, रिपल्सिव फोर्स का आने लग, रिपल्सिव नेचर का यानी प्रतिकर्षण करने लगता है। तो उस केस में आके क्या होंगे, हमारे जो नाभिक होंगे डबल डबल में आने के बाद वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये तो लिक्विड ड्रॉप था, लिक्विड की पानी की बूंद कैसे गिरी, सरफेस टेंशन के कारण स्फेरिकल फोर्स लगाया, एलिप्टिकल। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा तो वापस अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, अगर सरफेस टेंशन कम तो मतलब वो डंबल शेप में जाएगा, डंबल से डबल डंबल में जाएगा। डबल डंबल में अपने को पता है शेप नैरो हो जाएगी, जिसके कारण पानी की एक बूंद तो टूट जाएगी। लेकिन अब नाभिक का बिहेवियर कैसा होगा वो देखते हैं। मैं एक्स्ट्रा सारी चीजें यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, सिर्फ काम की चीजें रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है काम की चीजें हैं। अब देखते हैं तो नाभिक में क्या होता है, रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मैं अगर आपको ब्लॉक डायग्राम लिखती हूँ, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन किसके साथ रिएक्शन का, किसके ऊपर स्ट्राइक करवाएगा उनको, यूरेनियम पे, है ना। यूरेनियम 235 92 से जैसे ही न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाया तो बना यूरेनियम 236 न्यूट्रॉन, सॉरी 92, स्टार लगाया क्योंकि अस्टेबल कंडीशन है, एरो ऐसा नहीं आएगा, रिएक्शन में ऐसा नहीं आता है। तो बना क्या, एक बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस कुछ एनर्जी जो कि 200 मेगावाट के इक्विवेलेंट होती है, मैं आपको निकलवा भी चुकी हूँ उसकी वैल्यू। तो मतलब क्या, यूरेनियम के लिए जो डिफॉर्म्ड फोर्स यानी कि जो विकृति में ला रही थी सरफेस टेंशन, सॉरी जो लिक्विड की ड्रॉप थी उसमें तो सरफेस टेंशन के कारण आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो विकृति आ रही है वो किसके कारण आ रही है, इस न्यूट्रॉन की कारण आ रही है। तो बोर विलर ने देखा कि जैसे इस स्फेरिकल न्यूक्लियाई के ऊपर, बोलिए ये नाभिक अभी तक क्योंकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के हिसाब से उसकी हम सिमिलरिटीज देख चुके हैं, तो जैसे ही इस नाभिक के ऊपर एक न्यूट्रॉन को हम इंसिडेंट कराते हैं या न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाई जाती है, तो क्या होता है, ये जो नाभिक होते हैं वो उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब नाभिक जैसे ही उस न्यूट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो मुझे पता है इसकी सिमेट्री में तो 235 ही न्यूक्लियॉन्स रहने चाहिए थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया यानी कि 236 हो गए, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, है ना। अस्टेबल होने के कारण क्या आएगा, न्यूक्लियाई क्या करेगा, पहले इलिप्टिकल शेप में आएगा क्योंकि न्यूक्लियाई अस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में चला गया। आप ये मान लो जैसे ही नाभिक में एक न्यूट्रॉन एंटर किया, न्यूट्रॉन को नाभिक ने कैप्चर किया, क्योंकि देखो मैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूज कर रहे थे, इसीलिए मैं कल आपको ये चीजें डीप में बताई थी कि हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन क्यों नहीं यूज कर रहे, स्लो ही क्यों यूज किए या थर्मल न्यूट्रॉन ही क्यों यूज किए। मैंने पंचरिंग एग्जांपल दिया था कैरम बोर्ड्स के साथ, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लिखे हैं क्या, ताकि वो कैप्चर कर ले। अगर कैप्चर ही ना करेगा तो पंचर करके निकल जाएगा, मतलब 235 यूरेनियम का विखंडन नहीं होगा कभी भी। अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स यूज करूं, उसके अंदर से जाएगा न्यूट्रॉन, जैसे कि ये एक नाभिक है, ये न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग अंदर से जाएगा बिना डिस्टॉर्शन किए, वापस से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो अपने को नहीं करवाना, अपने को क्या करवाना, डिस्टॉर्शन करवाना है। तो जैसे यूरेनियम 235 क्या करेगा, इस न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जैसे ही ये नाभिक एक्साइटेड स्टेट में जाएगा उसकी शेप कैसी हो जाएगी, इलिप्टिकल शेप हो जाएगी। फिर इलिप्टिकल शेप के बाद वो डंबल में जाएगा, डंबल के बाद वो डबल डंबल शेप में जाएगा, क्योंकि डंबल 2 जैसे हो गए हैं, इसको डबल डंबल शेप बोला जाता है ऐसी को, जिसके अंदर थोड़ी डिस्टेंस कम होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नैरो होगी शेप, मतलब रिपल्शन होगा। यहाँ पे लिखो युकावा ने क्या बोला, जब डिस्टेंस 0.0 से 0.8 फर्मी के बीच का हो तब न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे होते हैं, रिपल्सिव नेचर के होते हैं। अगर ये रिपल्सिव नेचर
अट्रैक्शन बढ़ा, रिपल्शन बढ़ा, मतलब अस्टेबिलिटी बढ़ी, जिसके कारण एक बड़ा नाभिक छोटे नाभिक में टूट गया। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल यहाँ पे कंप्लीट होता है। थ्योरी लिखनी है, बुक में जो भी ग्राफ वगैरह बनाए हैं उसको रहने देना। तो अभी मैं करती हूँ स्टेबिलिटी कंडीशन करवाती हूँ, एक नया टॉपिक करवाती हूँ आपको, स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। ये टॉपिक आपके पेपर में आता है, तो ठीक है इसको करते हैं अपने शुरू। ये छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से जल्दी अपने खत्म करने की ट्राई करते हैं। स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपके पेपर में आती है, ठीक है। और अगर ना भी आती है तो मुझे ध्यान नहीं, आप कर लो इसको, मेरे हिसाब से तो आती है ये वाली कंडीशन, स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फिशन, यानी नाभिकीय विखंडन के लिए स्थायित्व की स्थिति। मतलब एक ऐसी कंडीशन ला के रखते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला लगा दे जो स्टेबिलिटी को शो करे, तो ठीक है वो कैसे निकाल लेंगे। अब अपने क्या है, बेसिक न्यूक्लियर फ्यूजन करना है, मतलब कोई हमारे पास नाभिक है उसको दो छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ते हुए दिखाना है अपने को, है ना। लिक्विड ड्रॉप मॉडल कंप्लीट हो गया था वहां पे थ्योरी में, ठीक है। तो मैंने मान लिया, मैं एक एक अच्छा सा एग्जांपल लेती हूँ, मैंने मान लिया कि XZA हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि इसके न्यूक्लियाई में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, A माइनस Z, यही है ना। तो मुझे इसका मास कैसे निकालेंगे, ये सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला से स्टेबिलिटी कंडीशन निकलती है, मेरे हिसाब से पेपर में आई हुई है, अगर आएगी तो छोटे मार्क्स में आएगी। तो आपको कैसे करना है, तो मुझे पता है सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला ने मुझे एक चीज बताई, सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसने मुझे क्या बताया, मास A, Z। अगर किसी न्यूक्लियाई का मास A, Z हो तो मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू Z, मतलब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस A माइनस Z इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस EB यहाँ पे क्या आती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला ने मुझे बाइंडिंग एनर्जी की एक अच्छी खासी वैल्यू दी थी, हम वो वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन Z प्लस A माइनस Z Mn, that is total mass of neutron and total mass of proton, माइनस इसकी वैल्यू क्या है आपको याद रखनी पड़ेगी, AVA माइनस AS, A की पावर आई थिंक 2/3 माइनस AC Z माइनस 1/A। ये चीज मुझे देखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू ये है ना या नहीं, मैं देख लेते हैं इसको, AS A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस या प्लस माइनस आया था AP A की पावर माइनस 3/4। एक बार इसको मैच करते हैं, अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं रिलेशन इक्वेशन देख के लिखते हैं। तो देखो ये इक्वेशन यही थी, मैंने सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला को एक बार चेक किया था कि मैंने सही लिखा है या नहीं, ताकि अगर इसके अंदर एक छोटी सी भी गलती आ गई तो सारा का सारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्या आई थी, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू AVE दैट इज वॉल्यूम एनर्जी, एंड AS A की पावर 2/3 दैट इज सरफेस एनर्जी, AC Z माइनस 1/A की पावर 1/3 दैट इज कूलम्ब एनर्जी, एंड देन AS A माइनस 2Z अपॉन A माइनस 2Z का होल स्क्वायर भी है, दैट इज असिमेट्रिक एनर्जी। असिमेट्रिक एनर्जी को A से शो करते हैं, मैंने AS से कर दिया। तो असिमेट्रिक एनर्जी क्यों आए थे, यहाँ पे क्या होता था, असिमेट्रिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, प्रोपोर्शनल टू एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का स्क्वायर ओवर में मास नंबर के। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और पेयरिंग एनर्जी AP A की पावर 3/2। तो मैं माइनस साइन को अंदर ले जाती हूँ, जो बनता अपने वो लिख लेते हैं। तो मास ऑफ A, Z is equals to mass of proton into Z, that is total mass of proton Mn, A minus Z total mass of neutron माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया AVA प्लस हो जाएगा ये वाले टर्म्स, इसको छोड़ के बाकी सब प्लस हो जाएंगे, कि सबके साथ प्लस का माइनस का साइन है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक ही बात हो जाएगी, मैं उसको लिख दूंगी, ठीक है। AS A की पावर कितनी आती है 2/3 प्लस AC Z माइनस 1/A की पावर 1/3 प्लस AS A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस माइनस AP A की पावर माइनस 3/4।
4। तो ये इक्वेशन नंबर आप 1 दे लो। हमें क्या दिखाना है, विखंडन निकालना है। मैंने अभी तक सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला का सिर्फ उस बड़े वाले न्यूक्लियाई पे हायर वेट के हैवियर न्यूक्लियस, हायर क्या होता है, या बड़े नाभिक के लिए मैंने क्या लिखा, सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है, न्यूक्लियर फिजन की कंडीशन दिखानी है, तो मतलब मैं नाभिक को तोड़ देती हूँ। तो नाभिक टूटा, क्या मैंने मान लिया कि Z, A माइनस जेड, यानी कि Z न्यूट्रॉन प्रोटॉन और A माइनस जेड न्यूट्रॉन वाला नाभिक इस तरीके से टूटा कि उसके अंदर Z/2 प्रोटॉन्स रह जाए। तो Z/2 उसके अंदर क्या रह जाए, प्रोटॉन रह जाए, और A/2 उसके अंदर क्या हो जाए, न्यूट्रॉन हो जाए। या इस तरीके से देखते हैं अगर उसको और अच्छे से देखा जाए, यानी कि XZ A, यानी कि अब ये टूटा, यानी कि MZ, A वाला नाभिक टूटा, और टूटने के बाद कैसा हुआ, वो दो नाभिक बने। कैसा, एक नाभिक का भी Z/2 और A/2, मतलब जितने प्रोटॉन थे उसके अंदर आधे आधे चले गए। जैसे कि मेरे पास किसी के अंदर 8 प्रोटॉन हो और 16 न्यूट्रॉन, मतलब टोटल न्यूक्लियॉन्स हो। तो जब ये वाला नाभिक कोई टूटेगा, ये X एलिमेंट है, मैंने ऑक्सीजन का लिख दिया, लेकिन फॉर एग्जांपल बता रही हूँ आपको, ये कोई X एलिमेंट था जिसके लिए 8 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन थे। वो टूटा कैसे, जिसके अंदर 4 प्रोटॉन अब एक में रह जाए Y के अंदर, और 8 उसके अंदर चले जाए, प्लस 4 और 8 चले जाए, मतलब दोनों के अंदर ये आधे आधे कंडीशन में पहुंच जाए। तो इस केस में पहुंचने के बाद अब अपने पास सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला या मास क्या रह जाएगा, मास क्या रहा, मास A/2, Z/2 लिख दूं, क्योंकि अब मास किसका निकालना है, इसका जो बना नया न्यूक्लियर, तो उसका मास निकालते हैं। तो देखो कैसे निकलेगा, तो देखो मास कैसे निकलेगा, तो अब कैसे निकलूं मैं, MP, मास ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होंगे ना, MP × Z/2, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो चेंज होंगे ना, A - Z/2, होल में 2 लिखते हैं, यानी A/2 माइनस Z/2 करती, तो वो मैं इक्वेशन वैसे लिख रही हूँ, AV A/2 हो जाएगा। जहाँ पे A था वहाँ पे आप A/2 लिख दो, और जहाँ पे Z था वहाँ पे आप Z/2 लिख दो। बस इक्वेशन 1 और 2 में यही चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया, प्लस अब AS, अब क्या होगा, A की जगह A/2 की पावर 2/3, प्लस AC Z/2 इंटू Z/2 माइनस 1, जहाँ पे Z था वहाँ पे Z/2 कर दिया, अपॉन A/2 की पावर क्या किया, 1/3, प्लस AS, जहाँ पे A है वहाँ पे A/2 माइनस 2Z/2, या मैं ऐसे कर दूं A - 2Z/2 का दोनों का कंबाइंड एलसीएम लिख देती हूँ। ठीक है, दो स्टेप में लिखने के बजाय, 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या, A, यानी A/2। ठीक है, मैंने लिख दिया, प्लस माइनस AP A/2 की पावर -3/4। ये 3/4 आपको शायद विजिबल नहीं होगा यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, बस वो वैल्यूज को चेंज किया, तो इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को अगर निकालना हो कि चेंज इन एनर्जी कितनी आई, न्यूक्लियर फिजन में आपको हर बार मैं बताती हूँ, मान लो यूरेनियम 235, मैं एक एग्जांपल से लेके बताती हूँ, 11 kg लिया था, बेरियम और क्रिप्टॉन जो बने वो मान लो 10 kg थे, तो एनर्जी मिलेगी कितनी, इस 1 kg यानी कि मास लॉस के इक्विवेलेंट मिलेगी। तो अगर मैं मास लॉस निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस विखंडन में हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है। करना ये है कि हमें स्टेबिलिटी कंडीशन निकालनी है, तो मैंने निकाल दिया E एनर्जी और F शो कर दिया फिशन को, मतलब विखंडन की ऊर्जा। तो वो कैसे निकलेगी, Ma, Z माइनस जितना इन दोनों का टोटल मास आएगा इन दोनों न्यूक्लियाई का, तो मेरे पास तो न्यूक्लियाई ऐसे है, अगर मैं ऐसे करूं M A/2 Z/2 माइनस, यानी कि ऐसे करूं प्लस M A/2 Z/2, मतलब मेरे पास ये कंडीशन बनी, M A, Z माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 M A/2 Z/2। अब मेरे पास मास तो मुझे पता है सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकल जाते हैं, और वो मास मैं निकाल चुकी हूँ, पहले का ये रहा, दूसरे का ये रहा। मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगी। देखो माइनस करने से पहले ना जो स्टेप्स कटते हैं ना वो मैं यहाँ पे काट देती हूँ, ताकि इतनी बड़ी लिखनी ना पड़े। देखो एक बार वापस से देखते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन में किया क्या है। स्टेबिलिटी कंडीशन में अपने को पता है कि X A, Z है, मुझे क्या निकालना है, फिशन की एनर्जी निकाल लूंगी, और मुझे निकालना क्या है, स्टेबिलिटी कंडीशन निकालनी है, SC निकालना है। स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए मुझे फिशन की एनर्जी चाहिए, वो मुझे पता है कि रिएक्टेंट का मास
माइनस प्रोडक्ट का मास कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, जितनी एनर्जी मास के अंदर लॉस होगा उतनी एनर्जी हमें मिलेगी। इसीलिए मैंने रिएक्टेंट का मास लिख दिया, यानी कि जो यूरेनियम जो बड़ा वाला न्यूक्लियाई उसका मास लिख दिया, और उसके बाद मैंने किसका मास निकाल दिया, जो विखंडन होने के बाद मास आया, ठीक है। तो वो मास लिख दिया, मुझे एनर्जी पता वो इस तरीके से निकलेगी, तो वो वैल्यूज रखते हैं। देखो अगर अपने देखें इस इक्वेशन को, मैं देखो अगर आप EF देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई होती आ रही है, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2ma/2 z/2 बनाना, तो वो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से 2 में से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 × mp × z/2, 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रही, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ mp/z रह जाएगा, और यहाँ पे भी करो 1 2 पड़ा है, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2ma - z/2, तो 2 से 2 फिर कैंसिल, तो मैं फिर से नहीं लिख रही, ठीक है, प्लस mn a - zd रह गया, माइनस av अपॉन में 2 का कटेगा तो av × a ही रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बाकी सब देखो 2 × as a की पावर 2/3 अपॉन 2, मतलब होल की पावर 2/3 थी, प्लस 2 × AC जो यहाँ पे पड़ा था, मतलब इन सब के साथ में 2 × करके लिख देती हूँ। ऐसे करते हैं, इसको आज यहीं पे छोड़ देते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन को, चलो इसको कर ही लेते हैं, कल फिर शुरू से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज कैसे बनेगी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं इस इक्वेशन को, ठीक है। ये वाली जो 2 थी ना, ये 2 मैं एक बार इरेज कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2, और मैंने क्या कर रही हूँ, मैं 2 से सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब AC वाली टर्म में मैंने 2 का सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दिया a/2 की पावर 1/3 प्लस as a - 2z, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू a/2, ठीक है। तो जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं वो हम कैंसिल करते जाएंगे, प्लस माइनस AP a/2 की पावर -3/4, ठीक है। मैंने वो चीजें एज इट इज लिख दी हैं। तो अब देखो जब मैं इसको माइनस करना है तो मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे, तो देखो इसको माइनस करना है, EF क्या होता है, तो देखो इसको माइनस करते हो, इस माइनस वाले स्टेप को मैं बार बार नहीं लिखती, देखो तो इस इक्वेशन को, इसको आपने 1 दिया और एक को 2 दिया था और एक इसको मैंने 3 दे दिया, वो सब चीजें प्लेसेस इरेज हो गए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या है, मुझे EF निकालना है, मैं यहाँ पे एक बार ऐसे नॉर्मली लिख के आपको समझा रही हूँ, इसके बीच में मत लिखना आप। EF क्या निकालना है, ma, z माइनस 2m a/2, z/2 करना है ना, 2m a/2 z/2 मैंने निकाल लिया, तो मतलब हमें करना क्या, इक्वेशन नंबर 1 - 3 करना है, तो मैं 1 में से जब 3 को माइनस करूंगी, ये प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सेम यहाँ पे ये प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सेम ये प्लस की ये माइनस की, इसके बाद और कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही है ना, तो उन सब टर्म्स को हम लिख लेते हैं। तो इन सब टर्म्स में जो वैल्यूज आती है EF की क्या आती है, AS, आई थिंक AS से अब कूलम्ब एनर्जी बचे, सरफेस एनर्जी भी बचती है, तो सरफेस एनर्जी AS A की पावर 2/3 प्लस AC z/1 अपॉन A प्लस AS a-2z, देखो मैंने इन सारी टर्म्स को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास जो टर्म्स बचती है मैंने वो लिखी हैं और बाकी सब टर्म्स को छोड़ दिया। तो देखो यहाँ से आपको 4 टर्म दिखी है, एक तो सरफेस एनर्जी वाली दिखी है प्लस कूलम्ब एनर्जी वाली दिख रही है, और एक आपको असममित ऊर्जा दिख रही है यानी असिमेट्रिक, और एक आपको दिख रही है पेयरिंग एनर्जी।
अब देखो पेयरिंग और असिमेट्रिक एनर्जी तो आ ही किस लिए रही थी, क्योंकि अस्टेबिलिटी थी, है ना। कैसे? एक्स्ट्रा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि असीमित ऊर्जा क्यों आ रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे थे। पेयरिंग एनर्जी किस लिए थी कि इनकी वैल्यूज अलग अलग आ रही थी, Z/2 A/2, मतलब या तो वो पेयर्स में इस तरीके से हो कि दोनों इवन हो, या दोनों ओड हो, या एक इवन एक ओड हो, है ना। अब असमित ऊर्जा वाला तो केस ही खत्म हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है, तो इसके कारण तो जो भी हमारे पास अस्टेबिलिटी आ रही थी वो तो नेग्लिजिबल होगी। मतलब सिमेट्रिक ईए ऊर्जा को मैं क्या मान लेती हूँ, नगण्य मान लेती हूँ। नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, क्यों? क्योंकि ये टेंड्स टू 0, क्योंकि इस केस में दोनों की वैल्यू सेम है। अब ऐसी कोई एनर्जी बचती ही नहीं है विखंडन के बाद। और यहाँ पे देखो पेयरिंग एनर्जी की कंडीशन भी गई, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब मैक्सिमम स्टेबल की कंडीशन हो रही है। तो मतलब इस केस में क्या आता है हमारे पास, EA और EP दोनों क्या आ जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। इसीलिए बाकी सब टर्म्स को, यानी इस टर्म को और इस टर्म को, और यहाँ पे भी इस टर्म और इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इनको नेग्लेक्ट करने का रीजन क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो गए हैं, Z/2 A/2। और यहाँ पे क्या है, दोनों की चाहे दोनों कैसे भी हो, अगर ये दोनों इवन हो तो ये ओड होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कंडीशन बन जाएगी। तो जो चीज बचती है तो वो चीज हम लिख लेते हैं और बाकी चीज को मैं रिमूव कर देती हूँ। तो EF की जो वैल्यू आएगी आप उसको नोट डाउन करके रखना। बाकी इस टॉपिक में थोड़ा सा पार्ट रह गया, इसको हम कल करेंगे। एक तो इक्वेशन रह गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।